चलिए, तो आज हम लोग का पहला क्लास है और वर्ग 2 को लेकर के इस तरीके से पढ़ना है कि सिलेबस में कोई भी चेंजेज आए, किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो उसके अंदर ही सब कुछ रहे। कुछ इस तरीके से हमको पढ़ना है बच्चों। चलिए, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर वर्ग 2 विज्ञान को लेकर के बात किया जाए तो हमको कंप्लीट 9th और कंप्लीट 10th को पढ़ना है। मेरी बात को समझिएगा। स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट में आपको बता दे रहा हूं कि आने वाले 2.5 से 3 महीना हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा पढ़ने की तरीका क्या रहेगा और किस तरीके से पढ़ना है, सारा बातें बता दे रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट नंबर की बात, ये कोई डेमो क्लास नहीं है। आज से आप लोग का रेगुलर क्लास स्टार्ट हो चुका है। अब एक कंटिन्यू क्लास है, आप इसको एज अ कंटिन्यू क्लास इसको आप देख सकते हैं या डेमो क्लास के रूप में ले सकते हैं, लेकिन ये कोई डेमो नहीं है। और चूंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमको बहुत तरीके से पढ़ना है, तो डेमो वगैरह में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, लगातार अपने को पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमको पढ़ना क्या है। अगर मैं वर्ग 2 को लेकर के बात करूं, बात को ध्यान समझिएगा, अगर मैं वर्ग 2 को लेकर के बात करूं और विज्ञान को लेकर के बात किया जाए, वर्ग 2 को लेकर के बात किया जाए, और वो भी वर्ग 2 में हम लोग का जो क्लास चलने वाला है वो बच्चों विज्ञान का है। बात को बड़ा ध्यान समझिएगा। पहले क्या होता था कि 100% में से जो सवाल पूछा जाता था वो 30% पूछा जाता था, 30 नंबर का, 15 नंबर का मैथ्स और 15 नंबर का साइंस को। लेकिन अब मामला बदल चुका है कि अगर मैं 100% को डिवाइड करूं तो आप लोगों को पता है कि 100% में से जो 70% है बच्चों, यहां से डायरेक्ट आपका साइंस वाला पोर्शन रहेगा, साइंस वाला पोर्शन रहेगा, और 30% जो पार्ट रहेगा अदर पार्ट रहेगा, है ना, अदर पार्ट रहेगा, जैसे कि बाल विकास, जैसे कि सामान्य हिंदी, जैसे कि सामान्य कंप्यूटर, जीएस, ये सब पोर्शन वहां पर कवर होगा। स्टार्टिंग से 3-4 मिनट अपन पूरा मामला क्लियर कर लेते हैं कि आने वाले 2.5-3 महीने में अपन क्या करने वाले हैं। अब यहां पर दिमाग में आएगा कि भाई सिलेबस तो आया नहीं है, तो एक बात याद रखिएगा कि सिलेबस जारी हुआ, उसके बाद नोटिफिकेशन आए, आपके पास ज्यादा समय नहीं रहेगा। और इसमें सारे बच्चे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 1-2 बार कोई ना कोई एग्जाम तो जरूर दिए होंगे, और आपको मालूम होगा कि जब भी नोटिफिकेशन आता है तो अलग लेवल पे प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है दिमाग में। फिर उस समय हमारा जो पोटेंशियल होता है एकदम से डिक्रीज हो जाता है, जो पढ़ने की ताकत होता है, औकात होता है, वो घट जाता है। तो हमको नोटिफिकेशन आने से पहले, चीजों आने से पहले हमको पढ़ के कवर करना है। फिर भी दिमाग में एक डाउट हमेशा रहता है कि सर सिलेबस क्या होगा इसका। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विज्ञान में क्लास 9th और क्लास 10th, बात को समझना, मैं 2 क्लास को लेकर के पूरा अपन बात करेंगे। क्लास को लेकर के बात किया जाए तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। एक तो क्लास 9th पूरा अपन कवर करेंगे, और बच्चों अगले नंबर में क्लास 10th यहां पर पूरा कवर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लास 9th और क्लास 10th जब कवर करते हैं तो इसके पहले वाले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बात को समझना बड़ा ध्यान से, क्योंकि यही स्टार्टिंग में जब बोलते हैं ना कि जब मूवी देखने से पहले ट्रेलर से पता चल जाता है कि कैसा होने वाला है, तो वही चीजें यहां पर मैं आप लोग को बताने वाला हूं, बड़ा ध्यान समझिएगा। अगर हम क्लास 9th और क्लास 10th को कर लेते हैं तो इसके पहले वाला ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है बच्चों, जैसे क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, ये ऑलरेडी क्लियर हो जाता है क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट इसी में है। और दूसरी बात, 9th और 10th की जितनी भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको ढंग से कर लिए पूरी 9th और 10th का, कुल मिलाकर के 9th और 10th का जो अपर लेवल का कॉन्सेप्ट है उसको अपन कवर करेंगे क्लास 11 से और क्लास 12 से। एक चीज नोटिस किए होंगे आप कि हमारा मेन जो मूल तत्व रहेगा, जो मूल टॉपिक रहेगा, वो क्लास 9th और क्लास 10th ही रहेगा। बड़ा ध्यान समझिएगा, क्लास 9th और क्लास 10th रहेगा। लेकिन 9th और 10th को इस तरीके से, इतने अच्छे से पढ़ना है अपने को कि इधर कक्षा 6वीं से 8वीं तक भी अपना पूरा ग्रिप बन जाए और आगे चल के 11th 12th का भी पकड़ बन जाए। मतलब ये हुआ
कि हमको 9 10th के जितने भी टॉपिक हैं वो पूरा का पूरा 6 से लेके 8 तक और उधर 11 12 से मैच कर जाते हैं। अब इसको कैसे पढ़ना है, अपने को किस तरीके से पढ़ें? आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, पढ़ने में दिक्कत करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। हमको पार्ट पार्ट में इमेजिन करिए आप, अगर आपको किसी तीसरे मंजिल में जाना है तो क्या डायरेक्ट आप रस्सी पकड़ करके चढ़ जाओगे? क्या नहीं, एक एक सीढ़ी करके चढ़ते जाओगे और देखोगे तो आप बहुत ऊपर चढ़ चुके होगे। से वही कहानी हमारा पढ़ाई में भी अप्लाई होगा। स्टेप बाय स्टेप, अब स्टेप बाय अपने को पढ़ना है। कैसे? बात को समझना बड़ा ध्यान से। पहले हमारा काम रहेगा कि 9th और 10th, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो क्लास 9th और क्लास 10th को लेकर के बात करें बच्चों, बड़ा ध्यान समझिएगा स्टार्टिंग के 4-5 मिनट मेरी बातों को। अगर मैं क्लास 9th को लेकर के बात करूं, क्लास 10th को लेकर के बात करूं, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है वो बोर्ड वाले को ज्यादा महत्व देता है। अगर ये बात आपको नहीं मालूम होगा तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर किसी भी एग्जाम में, जैसे कि नीट का एग्जाम होता है, जैसे कि आईआईटी का एग्जाम होता है, कोई भी ऐसा एग्जाम जो 12th पास लोग देते हैं, जिसमें 11 to 12 कवर करता है, तो बोर्ड वाले को 60% और नॉन बोर्ड या तो होम वाले को 40% पूछा जाता है। मतलब क्या हुआ? सबको पता होगा 9th और 10th में से 10th बोर्ड होता है, बोर्ड परीक्षा होता है। इसीलिए अपन ये मान के चलते हैं कि जो 10th वाला सिलेबस है वहां से अपने को 60% सवाल पूछा जाएगा और 9th वाले से ऐसा है कि 40% पूछा जाएगा और दोनों मिलाकर के हो जाएंगे बच्चों 100%। बात समझ पा रहे हो? तो हमारा पहला टारगेट रहेगा कि अपन 10th वाले से स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं यहां पर स्टार लगा दे रहा हूं, ट्रिपल स्टार। क्लास 10 से स्टार्ट करेंगे तो पहले क्लास 10th को कवर करेंगे, क्योंकि 9th और 10th में ऐसा नहीं कि पहले 9th पढ़ेंगे तो 10th समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमको पढ़ना दोनों को 0 से है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 से स्टार्ट करते हैं कि 9 से स्टार्ट करते हैं। चूंकि 10 से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, इसलिए अपन पहले किसको पढ़ेंगे? 10th को। इसके बाद किसको पढ़ेंगे? 9th को। अब आपको समझना आगे, ध्यान से देखना इधर। आप 9th और 10th में हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा कि दोनों क्लास को हमको कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पहला स्टेप बड़ा ध्यान समझिएगा। फर्स्ट स्टेप, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर टॉपिक में स्टेप फॉलो ही हो सकता है कि कुछ टॉपिक ऐसा हो जिसमें तीनों को एक साथ पढ़ लें, और टॉपिक के नेचर पे डिपेंड करता है जी। तो पहला स्टेप रहेगा कि उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, या यूं कहूं कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं रहेगा ना, आप एडवांस को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जब तक आपको ABCD नहीं आएगा, वर्ड बनाने नहीं आएगा, सेंटेंस बनाने आपको नहीं आएगा, तो पहले A से लेके Z तक मालूम होना चाहिए ना। तो वही कहानी यहां पर लागू होता है। तो पहले आपको किसी भी टॉपिक का बेसिक देखना है। लगे हाथ बेसिक पढ़ने के बाद वहीं पर, ऐसा नहीं कि अलग से आपको वो टॉपिक खत्म हुआ तुरंत उसका बेसिक के बाद एडवांस चीजों को देखना है, एडवांस चीजों को देखना है, तुरंत लगे हाथ। एडवांस के बाद तुरंत न्यूमेरिकल करना है, तो इसका देखना है अपने को एडवांस। और बच्चों एडवांस के बाद अगले नंबर में आपको देखना है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस NP लिख दिया मैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एडवांस कुछ और नहीं, 11 12 का ही बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को उठाना है, जो कि एडवांस का काम करेगा, जो कि हमारा CG बोर्ड भी हो सकता है, NCERT भी हो सकता है, कुछ और सोर्स भी बुक हो सकता है जहां से कंपटीशन में पूछा जाता है। और बेसिक वाले सेक्शन में आपका 9 10 तो कवर होगा ही, साथ में 6 to 8 कवर हो जाएगा। यहां पे 6वीं से लेकर के 8वीं तक कवर हो जाएगा। अब मेरी बात को समझना, सिलेबस किसी भी प्रकार से बनाए हो, क्या संभव है क्या कि 6 से लेकर 12 तक अलग टॉपिक उठाएगा वो? आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह सोच के देखो ना, क्या यह संभव है क्या कि वो BSc वाला टॉपिक उठा देगा? अरे वहां से भी टॉपिक उठाएगा तो यही मैच करेगा। सवाल तो हमारा 9 10 11 लेवल का ही होगा ना। चाहे वो किसी भी टॉपिक को सिलेबस में ऐड करे या किसी टॉपिक को हटाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तरीके से एक टॉपिक क्लियर रहेगा ना, तो किसी को हटाए चाहे किसी को लाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सारा मामला क्लियर हो जाएगा जी। और आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप कभी अपने लाइफ में कंपटीशन का एग्जाम दिए होंगे, तो कई सारे ऐसा एग्जाम मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं जहां पर सिलेबस न होने के बावजूद भी चीजों को उठाया गया है। मान के चलिए कि आपके टॉपिक में लाइट लिख दिया, प्रकाश टॉपिक लिख दिया, और लाइट के 2 पार्ट हो जाएंगे मेनली, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन।
परावर्तन और अपवर्तन। हो सकता है कि आपका केवल परावर्तन लिखा हो, लेकिन आप मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, अपवर्तन से भी सवाल पूछ सकता है। कहां जाओगे आप, किससे शिकायत करने जाओगे? क्योंकि कंपटीशन का नेचर एकदम से अलग हो जाता है। बात समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो हमारा एक ही टारगेट है कि अगर आप दिल से सही सलाम अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को सेलेक्ट होना है, चाहे किसी भी हाल में सेलेक्ट होना है, एक पद मेरे को उठाना है, तो कोई गुंजाइश मत छोड़ो असफल होने का। हमारा टारगेट रहेगा कि तय समय में पूरा कवर कर लें, एक एक पार्ट कवर कर लें, एक एक टॉपिक कवर लें, ऐसे मुट्ठी में कर लें 9th के पूरी कॉन्सेप्ट को, 10th के कॉन्सेप्ट को। जब भी एग्जाम हो, अपीयर हो और एक पोस्ट तय कर ले वहां से। बच्चों अगले नंबर में एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलने वाला है यहां पर और बात बता रहा हूं। बात समझ में आ गया होगा कि आपको? और बीच में क्लास जब चलते रहेगा रनिंग क्लास में और आप लोग को जानकारी देते रहूंगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, आप मेरी बात मानिए, जितना अच्छा लेवल पे सवाल हो सकता है, जितने अच्छे लेवल पे, इसके पहले का 1-2 क्लास में डाला हूं यूट्यूब में, अगर आप देखे होंगे उस क्लास को, तो मैं इवन आईआईटी तक का सवाल, मेडिकल का सवाल, नीट का सवाल, एम्स का सवाल, हर लेवल पे सवाल कराया हूं। एक एक फॉर्मूला पे से रिलेटेड जितने सवाल बन सकता है बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपके दिमाग में प्रॉपर सेट हो जाएगा। बातें समझ में आया? ये बात क्लियर हो गया? आगे चलता हूं, बड़ा अच्छा बात बताने वाला हूं। बच्चों ये बताइए आप लोग, इतना तो आप लोग को पता होगा, एक और एग्जाम होता है जिसका नाम होता है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला, अगर आप लोग कभी प्रयोगशाला के एग्जाम दिए होंगे तो आधे लोगों के दिमाग में तो खौफ पैदा हो गया, डर पैदा हो गया है, क्योंकि कुछ समय पहले जो एग्जाम हुआ था, कुछ साल पहले, उसमें इतना टफ सवाल पूछ लिया था। टफ था नहीं, एक्चुअली टफ था नहीं, हम उस लेवल पे प्रैक्टिस ही नहीं किए थे। हम उस लेवल पे, हम प्रैक्टिस करेंगे इस लेवल पे, अब पूछ दिया इस लेवल पे, तो हमको तो टफ लगेगा ही। लेकिन आप सोच के देखो, अगर मैं इस लेवल पे प्रैक्टिस करा दूं या अपन कर लें प्रैक्टिस, तो फिर हमको आसान लगेगा। इसलिए प्रयोगशाला टफ लगा था, क्योंकि लोग न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस ही नहीं किए थे। वो केवल बेसिक बेसिक चीजों को पढ़ के गए थे, बेसिक में भी काफी सिंपल चीजों को पढ़ के गए थे, इसलिए बहुत टफ लगने लगा था। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और है कि प्रयोगशाला का जो भी सिलेबस है, यही 9th, यही 10th है। मतलब ये हुआ कि अगर आप वर्ग 2 की तैयारी करते हैं तो कंप्लीट पूर्ण तैयारी हो जाएगा किसका? प्रयोगशाला का। या यूं कहूं कि जो केवल प्रयोगशाला की तैयारी करना चाहते हैं वो भी इस बैच में जुड़ सकते हैं, पूरी तरह से उपयोगी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा का सारा यूजफुल हो जाएगा उनका। बात समझ में आ गया? ठीक। और रही बात वैकेंसी का, बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं कि सर आएगा या नहीं आएगा। आप मेरी बात मानिए, एक दिन एग्जाम होगा और सोचने वाले सोचते रह जाएंगे और पोस्ट लेने वाले पोस्ट लेके निकल जाएंगे। यही जीवन की सच्चाई है। दुविधा का जिंदगी सबसे ज्यादा दुखदाई होता है, करूं कि नहीं करूं, ये वाला सबसे ज्यादा दुख देता है बच्चों। तो मेरी बात को याद रखिए आप, वो पद आएगा ही आएगा। जब सब डिपार्टमेंट में आ रहा है तो यहां भी आएगा। बहुत सारा पद खाली है, आप लोग तो हमेशा न्यूज में देखते रहते हैं, वो आएगा। और ये इंतजार मत करिए कि जिस दिन आग लग जाएगा उस दिन कुआं खोदने चलूंगा। हो सकता है आपके कुआं खोदने से पहले जल की चीजें राख हो जाए। इंतजार नहीं करना, आपको समय से पहले तैयारी करना है। वास्तविक जीवन जीना सीखिए आप लोग, रियलिटी लाइफ। एक बोलते हैं ना, वास्तविक संसार और काल्पनिक संसार में अंतर होता है। हम कल्पना करते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं कि नहीं जिस दिन पद आएगा उस दिन अपन तैयारी करेंगे। भाई ऐसा नहीं होता, लोग तैयारी करना चालू कर चुके हैं। कई ऐसे भी होंगे जिनका तैयारी हो चुका होगा। तो हमको देरी नहीं करना है, वास्तविक तरीके से हमको तैयारी करना है। और आप भी जानते हैं, किसी भी टॉपिक में एकदम से परिपूर्ण होने के लिए, मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए वक्त लगता है। ऐसा नहीं होता कि मैं पढ़ा दिया और आपके दिमाग में पूरा सेट हो गया। अरे सेट भी हो गया तो उसकी प्रैक्टिस करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, मनन चिंतन करना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है, क्लास टेस्ट देना पड़ता है, एमसीक्यू लगाना पड़ता है। कई प्रोसेस से गुजरने के बाद आप फिल्टर होकर के ऐसे विद्यार्थी बनेंगे जो एग्जाम के लायक हो पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाला समय में आएगा पद, इंतजार नहीं करना है, हमको तैयारी चालू कर देना है। आप भी जानते हो 28 में चुनाव होने वाला है, चुनाव से पहले 100% आएगा। और कितना दिन बचा ही है। अभी ऐसा लगता है कि अभी जनवरी आया था। आप लोग नया साल मनाए होंगे ना, देखते देखते आप लोग का जुलाई आ गया, 1 तारीख हो गया। सोच के देखो कैसे समय गुजर रहा है। आपको क्या लगता है, पलक झपकेगा ना, जब तक आप सोचना चालू करोगे तब तक दिसंबर आ जाएगा। वक्त गुजरते देरी नहीं लगता है, फटाफट समय निकल रहा है। आपको तैयारी चालू कर देना चाहिए। मेरा यह है, बिन मांगी सलाह और ढंग से तैयारी करना है, कट पिट करके नहीं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता जी।
ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा पढ़ लिए वहां से आ जाएगा, भगवान के भरोसे नहीं बैठना। ठीक है, चलिए तो अपन चालू करते हैं बच्चों। एक बात और है, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 से, और मैं क्लास 10 को लेकर के मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूं कि क्लास 10 में एक्चुअली है तो फिर क्या है, समझना। क्लास 10 में है तो फिर क्या है, क्लास 10 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां इसका वेटेज ज्यादा रहता है। बच्चों तीनों पार्ट है क्लास 10 के विज्ञान में। क्या क्या मिलेगा आपको, एक तो भौतिकी भी मिलेगा, भौतिकी माने फिजिक्स, दूसरा नंबर में रसायन भी मिलेगा, यहां पर बोले तो केमिस्ट्री, और बच्चों तीसरा नंबर में जीव विज्ञान बोले तो बायो भी मिलेगा, यहां पर बायोलॉजी भी मिलेगा। ठीक है, अब बात को समझना। भौतिकी जो टॉपिक है ना, यहां पर बहुत लिमिटेड टॉपिक है। अपन स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से, तो मैं थोड़ा फिजिक्स को लेकर के बात बता दे रहा हूं। चलो मोटा मोटी सब बता देता हूं। पहला नंबर में, फर्स्ट नंबर में आता है लाइट। एक टॉपिक है बच्चों लाइट, ठीक। दूसरा नंबर में, सेकंड नंबर में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, विद्युत। बच्चों थर्ड नंबर में मैग्नेटिक, मैग्नेट, मैग्नेटिक को भी मैग्नेट टॉपिक है। और बच्चों फोर्थ नंबर में एनर्जी, एनर्जी। ये चार ही टॉपिक है आपके फिजिक्स में क्लास 10 में। कौन कौन सा, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट और एनर्जी। ये चार टॉपिक है। ये चार टॉपिक में पूरा फिजिक्स खत्म हो जाता है कहां, क्लास 10 में। ठीक है, जहां तक अगर देखा जाए तो और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि ये जो दो टॉपिक है लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, यहां से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अपने को तरीके से करना है। क्यों, क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है, ये लास्ट के दोनों में थ्योरी पूछा जाता है। हर एक टॉपिक अपना नेचर अलग अलग होता है, बात को समझिएगा। रसायन को लेकर के बात किया जाए तो रसायन में 3 पार्ट हो जाएगा। एक तो हो जाएगा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। दूसरा नंबर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, और तीसरा नंबर में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 पार्ट है बच्चों। और याद है ना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, और न्यूमेरिकल वाला जो सेक्शन होता है वो फिजिकल में होगा। तो यहां पर भी अपने को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। देखना किस तरीके से पढ़ने वाले हैं अपन आगे चल के, ठीक। यहां पर भी कुछ कुछ क्वेश्चन होगा, लेकिन न्यूमेरिकल वाला सेक्शन आपको फिजिकल में देखने को मिलेगा। बायोलॉजी को लेकर के बात किया जाए तो बायोलॉजी में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है हमारे क्लास 10 में बच्चों, वो टॉपिक हो जाएगा, वो पार्ट हो जाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। पहला है पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, ये सब टॉपिक आ जाएगा। बच्चों अगले नंबर में कुछ पोर्टन आपको बॉटनी का देखने को मिलेगा, बॉटनी का देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गया, बॉटनी वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। बच्चों अगले नंबर में, इसके बाद वाले में कुछ एनवायरमेंट वाला, एवियस वाला सेक्शन इसी में डाल दिया है, उसको भी अपन कवर करते हुए चलेंगे। ये पार्ट हो जाएगा। अब कहानी समझ में आ गई क्लास 10 में आपका क्या है। एक बात मैं और आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, क्योंकि अपने को बेसिक से लेकर के बहुत ऊपर तक जाना है, तरीके से चीजों को कवर करना है, तो आपका पहली जिम्मेदारी होना चाहिए, मैं चाहूंगा तो एक चीज को फॉर्मेट को पीपीटी के फॉर्म में पढ़ा दूंगा, वो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा हायर लेवल में पढ़ाना होता है ना, तो वहां पर ठीक रहता है। क्योंकि आपको बेसिक से ग्रिप बनाना है, बेसिक से चीजों को पकड़ना है, तो आप कोशिश करिएगा कि जैसे जैसे मैं बोर्ड में लिखता चलूंगा उस तरीके से लिखना, मेरे साथ आपको याद करते हुए चलना है और आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो आपको कॉपी पेन एकदम से उठा लो, आप एक एक टॉपिक का नोट्स बनाते चलो, जैसे जैसे बोलते जाऊंगा वैसे वैसे लिखते चलना। आप यकीन मानिए टॉपिक खत्म होने के बाद ऐसा लगेगा कि सब्जेक्ट आपसे बात कर रहा है, इस तरीके से मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों, श्री गणेश करने वाले हैं पहला टॉपिक से, नाम है उसका लाइट। तो हेडिंग डाल लें आप, लाइट। आज पहला क्लास है, और पहला क्लास से तो बहुत ज्यादा आज तो चीजें नहीं होगा, मान के चलो 1 घंटे के आसपास पढ़ेंगे। दूसरी बात, आज बेसिक चीजें चलेगा, कल एडवांस, फिर लगे हाथ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हेडिंग डाल लें बच्चों, लाइट। लाइट हिंदी में बोला जाता है प्रकाश, बड़ा ध्यान समझिएगा। और सभी लोग को लाइव रहना है, जितने लोग हैं सभी लोग आप लोग को लाइव रहना है, प्रॉपर ईमानदारी से नोट्स करना, एक एक पॉइंट को लिखते चलना, एक एक पॉइंट को दिमाग में सेट करना। ऐसा नहीं कि सर हम लोग ये तो रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाता है, आज नहीं तो कल कर लेंगे। अरे आज तक कभी कोई कल में नहीं कर पाया, समझ में आया। ठीक है, चलो तो याद रख लो अब लाइट।
बच्चों लाइट के सम्मान में पहला नंबर का लाइन, बात को समझना ध्यान से, एक एक पॉइंट को दिमाग में सेट करना। जैसे बात को समझिए, ये रहा धरती, है ना, ये हो गया धरती, हो गया अर्थ क्रस्ट, हो गया ये पृथ्वी है, पृथ्वी हो गया, मेरे साथ बनाते चलिएगा। और बच्चों ये हो गया एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, ये वाला सेक्शन हो जाएगा वायुमंडल। एकदम बच्चों की तरह समझाऊंगा, एक एक चीज को समझाऊंगा। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप सब कुछ भूल चुके हो, ये मान के चल रहा हूं, एकदम जीरो से पढ़ेंगे। और एडवांस में तो कैसे लेकर के जाऊंगा आपको यकीन होगा, देखते रहना जब आगे पढ़ाऊंगा तो। वायु मंडल, एटमॉस्फेयर, इमेजिन कर पा रहे हो, अर्थ हो गया अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी, ये हो गया वायुमंडल। अब इमेजिन करिए, आप यहां पर निकला है सूरज, इमेजिन करना सूरज। अब सूरज से लाइट आया, ट्रेवल करते करते धरती तक पहुंचा। अगर इमेजिन कर पा रहे होगे तो पृथ्वी से ऊपर यहां पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसको बोलते हैं वैक्यूम, निर्वात बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? वैक्यूम बोलते हैं बच्चों, हिंदी में कहते हैं निर्वात। निर्वात मतलब जहां पर कोई भी मीडियम ना हो, उसको बोलते हैं निर्वात। और वायुमंडल है तो वायुमंडल है तो मतलब यहां पर वायुमंडल अपने आप में क्या है? मीडियम, माध्यम है, बोले तो हवा है। तो याद रखें आप, जब भी लाइट, सूरज से निकला लाइट, तो जब भी लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करता है, जब भी लाइट निर्वात में गति करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है। अभी याद करना, जब 9th वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा वेव टॉपिक, तो वहां पर सब मामला क्लियर होगा, ठीक है? इतना बस भरोसा रखना मेरे ऊपर कि जो भी टर्म आ रहा है, अगर मैं ऑन द स्पॉट उसको एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब वो भरोसा करिए वो टर्म आगे आने वाला टॉपिक में रिपीट होगा, वहां पर उसको कंप्लीट करूंगा मैं। चलिए आगे चलते, देखते हैं आप। तो याद रखें आप, निर्वात को लेकर के बात किया जाए तो निर्वात में जो लाइट होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, BMW मत लिख देना वे, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह बिहेव करता है। बोले तो नॉन मैकेनिकल होता है, अयांत्रिक तरंग होता है। इसी को और क्या बोलते हैं? अयांत्रिक तरंग बोला जाता है, अयांत्रिक तरंग बोला जाता है बच्चों, अयांत्रिक तरंग बोला जाता है। तो याद रखें आप, जो लाइट होता है, लाइट के सम्मान में पहला नंबर का लाइन, लाइट वैक्यूम में किसी तरह बिहेव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है, या यूं कहूं कि यह नॉन मैकेनिकल वेव की तरह बिहेव करता है। पहली बात बच्चों। सेकंड नंबर में, इसी मीडियम में, माध्यम में जो लाइट होता है ना, वो ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव की तरह बिहेव करता है, अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग की तरह व्यवहार करता है। अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग की तरह बिहेव करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है। एकदम आलस मत दिखाना, एक एक पॉइंट को लिखना, एक एक पॉइंट को ईमानदारी से जैसे जैसे लिखते चलो वैसे लिखना। लिखने का कोई दुनिया में तोड़ नहीं है, कोई दुनिया में कितना भी आ जाए टाइपिंग करने वाले, कितना भी आ जाए मोबाइल, कितना भी कुछ चीजें आ जाए, इसका कोई तोड़ नहीं है दुनिया में। क्योंकि लिखोगे तो आपका हाथ का कनेक्शन ब्रेन से रहता है, ज्यादा चीजें याद हो जाता है। तो याद रखें, लाइट एक प्रकार का ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव होता है। अब इसको कैसे याद रखना है आपको, ध्यान से देना, ध्यान से दिमाग में सेट करें आप कि लाइट एक प्रकार का ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव होता है, लाइट एक प्रकार का ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव होता है, लाइट एक प्रकार का अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह भी बिहेव करता है। बताओ, दिमाग में सेट हो गया पहला पॉइंट बच्चों? अगले नंबर में चलते हैं, इसके बाद वाले में सेकंड नंबर के पॉइंट। अगले नंबर में नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। याद रखें आप, लाइट के नेचर को लेकर के अलग अलग वैज्ञानिक धरती पर आते हैं और अपनी बात बोल करके चले जाते हैं। अपनी बात कैसे? जब आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं ना, तो बेवकूफ बनाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि पुराने जमाने में भूत प्रेत को लेकर के है ना, क्योंकि भूत प्रेत को कोई नहीं देखा था, तो अलग अलग कहानी, दादा अलग कहानी बताते थे, दादी अलग कहानी बताती थी, पड़ोसी कुछ और कहानी बताता था। गांव में तो कुछ ऐसा रहते थे, बुजुर्ग बोलते थे कि भूत के साथ हम लोग तंबाकू खाए हैं होता है कि नहीं होता है? ऐसे ऐसे एक से कहानी। वही चीज लाइट को लेकर के हो गया, क्योंकि लाइट का नेचर किसी को मालूम नहीं था, इसलिए जो जैसा बोले वैसा लोग स्वीकार कर लिए। लेकिन समय के साथ 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 धीरे धीरे उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। सबसे शुरू में नेचर ऑफ लाइट को बताने के लिए इस धरती पर एक वैज्ञानिक आता बच्चों, जिसका नाम था प्लूटो।
एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है। तो क्या आ जाएगा पहला नंबर में? प्लूटो। प्लूटो नाम सुने होंगे आप लोग, प्लूटो का नाम। प्लूटो कहता है भाई साहब, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आंख से ही कुछ चीजें निकलता है। इमेजिन करो आप, ये रहा आंख, समझने के लिए बना दे रहा हूं थोड़ा, आईब्रो क्या क्या बोलते हैं इसको बनवा, ये वाला समझ में आ गया ना? तो प्लूटो कहते हैं कि आंख से ही कुछ चीजें निकलता है, ऐसा निकलता है और जाकर के जिस वस्तु पे टकराता है, देखो वस्तु बना दिए, थोड़ा याद रह जाए आपको इसलिए बना दिए, दिल बना दिया, समझ में आया? तो प्लूटो कहता है कि आंख से कुछ चीजें निकलता है और जिस पे जाके टकराता है वही चीज हमको दिखने लगता है। फिर दुनिया पूछा क्या निकलता है? साइलेंट हो गया, बताया ही नहीं। समझ में आया? और इस तरीके से इसके कहानी को हमेशा के लिए साइलेंट कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्लूटो क्या बोला था नेचर ऑफ लाइट को लेकर के, तो प्लूटो कहता है कि आंख से ही कुछ अभौतिक चीजें निकलता है, अभौतिक नॉन फिजिकल मटेरियल निकलता है। अभौतिक जो दिखेगा नहीं, भौतिक चीजों को तुम छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। अभौतिक चीजों को तुम ना तो देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना महसूस कर सकते हो। तो कहता है कि आंखों से क्या निकलता है? अभौतिक चीजें निकलता है। क्या निकलता है? अभौतिक। याद रखें आप, ये कहता है कि आंख से कुछ अभौतिक वस्तु निकलता है, अवस्तु चीज निकलता है। अब ये चीज भगवान जाने क्या चीज बोल रहा है, पनीर वाला चीज की क्या चीज, बात सुन मारा है? तो प्लूटो कहता है कि आंख से कुछ अभौतिक चीजें निकलता है और जिस ऑब्जेक्ट में जाके टकराता है वो चीज हमको दिखने लगता है। ये बात कौन बोला? प्लूटो बोलता है। इसके बाद आता है 17वीं शताब्दी। इसके बाद वैज्ञानिक तरीके से लोग बोलना स्टार्ट किए और दूसरा नंबर में जो वैज्ञानिक आता है, दूसरा नंबर में बच्चों, उसका नाम था न्यूटन। न्यूटन, इसका नाम सुने होंगे, हर जगह ये आदमी घुस चुका है। फिजिक्स का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जहां पर न्यूटन न गया हो, हर जगह आपको न्यूटन दिखाई। न्यूटन लॉ भी पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है? न्यूटन कहता है कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जैसे मान के चलो कि सूरज है, तो ऐसा पार्टिकल की तरह धरती पर आता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और इसीलिए अपनी बात को साबित करने के लिए न्यूटन देता है प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत, पार्टिकुलेट थ्योरी ऑफ लाइट। एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत किसने दिया था, तो बच्चों जवाब होगा न्यूटन। तो याद रखो, न्यूटन कहता है कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कण की तरह बिहेव करता है और अपनी इस बात को साबित करने के लिए देता है प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत। तो याद रखो, न्यूटन क्या देता है? पार्टिकुलेट थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत देता है बच्चों। क्या देता है वो? प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत, प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत, कड़ी का सिद्धांत। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मेरा पहला क्लास को देखकर गलती से जज मत कर लेना कि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं। जब मैं न्यूमेरिकल में आऊंगा ना, तो किस लेवल पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा, जब होगा तब आपको महसूस होगा। एक बोलते ना कि अच्छी किताब और अच्छे टीचर बाद में समझ में आते हैं, ठीक है? तो फिर से वही बात, जीरो से अपने को उठना है, इसलिए मैं चीजों को कवर करते चल रहा हूं और 99% लोगों को यह भी याद नहीं होगा, ठीक है? एक चीज को बना। तो प्लूटो के बारे में समझ में आ गया। न्यूटन, तो न्यूटन क्या कहता है कि लाइट एक प्रकार का पार्टिकल होता है, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जो लाइट होता है उसका नेचर पार्टिकल की तरह होता है और अपनी इस बात को साबित करने के लिए देता है पार्टिकुलेट थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत। उसके बाद अगला वैज्ञानिक आता है बच्चों हाइजेन। हाइजेन कहता है ये साला न्यूटन झूठ बोल रहा है। कैसे झूठ बोल रहा है? तो कहता है, हाइजेन अपना पक्ष रखता है और कहता है कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता, लाइट तो वेव की तरह बिहेव करता है, तरंग की तरह बिहेव करता है और अपनी इस बात को साबित करने के लिए देता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो सेकंड नंबर के बाद थर्ड नंबर बच्चों अगला वैज्ञानिक जो आता है उसका नाम है हाइजेन। याद रखें आप, उसका नाम है हाइजेन। और हाइजेन कहता है कि मान के चलो सूरज है, तो जो लाइट होता है ऐसा वेव के रूप में धरती पर आता है और अपनी इस बात को साबित करने के लिए देता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। बच्चों याद रखें आप, इंग्लिश से बोलते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो गजब बात हो गया। हाइजेन तो इसको बकना चालू कर दिया न्यूटन को कि न्यूटन साला झूठ बोलता है, प्रकाश कणिका की तरह बिहेव नहीं करता, प्रकाश तो वेव की तरह बिहेव करता है और अपनी इस बात को साबित करने के लिए देता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। बच्चों दूसरा के बाद तीसरा नंबर में तीसरा एक और आता है मैक्सवेल। वो कहता है साले ऊपर
कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, इसको तो हटा ही देता, लगी दुनिया में घूम रहा है। कौन आता? मैक्सवेल। मैक्सवेल कहता है कि न्यूटन भी साला झूठ बोल रहा है, हाइजन भी झूठ बोल रहा है। दुनिया पूछता है कैसे? तो कहता है कि जो लाइट होता है न तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और न ही वेव की तरह बिहेव करता है, अरे ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए देता है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो बच्चों अगले नंबर में, तीसरा के बाद चौथा नंबर में, फोर्थ नंबर में याद रखो कौन आता है बोलो तो मैक्सवेल चाचा आ जाते हैं। मैक्सवेल चाचा। अब मैक्सवेल क्या बोलते हैं कि जो लाइट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता तो उसको कैसे बनाओ, आगे चल के आएगा टॉपिक 9th वाला पढ़ेंगे तो वहां पर हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा, याद रखें आप। मैक्सवेल कहता है कि जो लाइट होता है EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह बिहेव करता है, इसलिए लाइट को साबित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिद्धांत देने का काम कौन करता है जी? मैक्सवेल। तो याद रखें, उम्मीद करता हूं आप लोग को सारा बात याद हो गया होगा, प्लूटो से लेकर मैक्सवेल तक। पहला प्लूटो, दूसरा न्यूटन, तीसरा नंबर में हाइजन और चौथा नंबर में मैक्सवेल। प्लूटो कहता है कि आंख से कुछ नॉन फिजिकल चीजें निकलता है और जिस पे जाके पड़ता है वो चीजें हमको दिखने लगता है। तो दुनिया पूछा कि अंधेरे में क्यों नहीं दिखता? साइलेंट हो गया, कुछ नहीं बोला। अंधेरे में भी तो निकलना चाहिए ना। फिर न्यूटन आता है, बोलता है कि प्रकाश पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और अपनी इस बात को साबित करने के लिए देता है प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत। फिर आता है हाइजन, कहता है कि न्यूटन साला झूठ बोल रहा है, प्रकाश पार्टिकल की तरह नहीं वेव की तरह बिहेव करता है और अपनी बात को साबित करने के लिए देता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। उसके बाद बच्चों चौथा नंबर पाता है मैक्सवेल, कहता है ऊपर के दोनों झूठ, तीनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि लाइट न तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है न तो वेव की तरह बिहेव करता है, यह तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, बात याद हो गया होगा। अब अगले नंबर में आते हैं, चौथा के बाद पांचवा वैज्ञानिक आते हैं, दुनिया का सबसे खतरनाक वैज्ञानिक जिसका नाम आपको पता होगा। एक ऐसा वैज्ञानिक जो भरी मंच में कहता था कि मेरे को अपने पत्नी से ज्यादा फिजिक्स से मोहब्बत है, और इस बात से उसकी पत्नी नाराज हुई और तलाक तक दे दी थी। उस वैज्ञानिक का नाम है बच्चों आइंस्टीन। अगर उनकी कभी जीवनी पढ़ेंगे तो बोलते हैं, एक बार उनको सम्मान समारोह में बुलाया गया था और बोला गया, पूछा गया, तो सम्मान समारोह में जाकर के, हर सम्मान समारोह में जाते थे बोलते थे कि मेरे को पत्नी से ज्यादा फिजिक्स से प्यार है। तो उसकी पत्नी बोलती जा फिजिक्स के साथ रह तू, है ना, तलाक दे दी थी उसको। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। इनका नाम था आइंस्टीन। वायलिन बजाने का शौकीन था। आपको पता होगा कि उनका नाम सुने होंगे आप लोग कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, तो है ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो हिटलर यहूदियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था और आइंस्टीन भी यहूदी था। तो उसके ऊपर जब अटैक करने की बात है कि यहूदियों को मारा जाए, है ना, उस समय का मामला आप लोगों को पता होगा। तो उस समय वो आदमी पता है किसको छोड़ के, सब पूछा जाता है क्या लेके भागा था वो? पत्नी छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया, रिसर्च पेपर छोड़ दिया, वायलिन लेकर के भागा था वो। वायलिन बजाने का शौकीन था वो। समझ में आ रहा है? तो मैं उसी वैज्ञानिक की बात करूं बच्चों। चौथा के बाद पांचवा नंबर में आ जाते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक वैज्ञानिक जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अगले नंबर में आएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। मैं केवल आइंस्टीन लिख दे रहा हूं, आइंस्टीन, है ना। और आइंस्टीन के साथ साथ घूमने फिरने काम करता था बेचारे का, इसका भी नाम आ गया, नाम उसका प्लांक, है ना। तो आइंस्टीन और प्लांक। अब ये कहते हैं कि ऊपर के साले सब झूठ बोल रहे हैं। अब न्यूटन की बात है, न्यूटन भी झूठ बोल रहा है, हाइजन भी, मैक्सवेल भी। कौन बोलता है ये बात? आइंस्टीन और प्लैंक बोलते हैं। तो आइंस्टीन कहते हैं कि इससे पहले लाइट के नेचर को लेकर के जितने भी थ्योरी दिए गए सारे झूठ बोल रहे हैं। क्या बोलता है आइंस्टीन? कहता है कि लाइट जो होता है केवल पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता, लाइट जो है केवल वेव की तरह बिहेव नहीं करता, और लाइट केवल और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव नहीं करता। अरे ये तो सबकी तरह बिहेव करता है, जो जैसा देखा वैसा मान लिया। ऊपर वाला एक है, जो जैसा देख लिया वैसा मान लिए। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो यही करता अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि लाइट केवल पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता, लाइट केवल वेव की तरह बिहेव नहीं करता, लाइट केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव नहीं करता। अरे ये तो सबकी तरह बिहेव करता है, जो जैसा देखा वैसा बोल दिया।
और अपनी इस बात को साबित करने के लिए देता है फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत देता है बच्चों। तो याद रखिए आप, अपनी इस बात को साबित करने के लिए फोटोन थ्योरी देता है। अरे फोटोन मतलब बात को समझना, ये हो गया बच्चों सूरज, और ये रह गया अर्थ, ई फॉर अर्थ, है ना। बहुत सारे लोगों को दिमाग में आता है, बहुत सारे लोगों को दिमाग में आता है, आपके दिमाग में भी डाउट आ रहा होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लाइट धरती पर कैसे आता है? ये ऐसा आता है कि ऐसा आता है? बताओ। ये रह गया पहला नंबर, ये रह गया दूसरा नंबर। क्या आप जवाब देकर बता सकते हो कि सूरज से लाइट किस तरीके से धरती पर आता है? आपके पास ऑप्शन है पहला और आपके पास ऑप्शन है दूसरा। 99% लोग बोलेंगे कि सर पहला गलत है, दूसरे तरीके से आता है। आपको जवाब दे देता हूं मैं, ना तो पहले तरीके से आता है ना तो दूसरे तरीके से आता है, वो तीसरे तरीके से आता है। कैसे? लाइट ऐसा टुकड़े के रूप में धरती पर आता है, टुकड़े के रूप में धरती पर पहुंचता है इस तरीके से, है ना। मतलब लाइट जो होता है फ्रेगमेंट के असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। लाइट कंटिन्यू नहीं आता जी धरती में, लाइट डिसकंटिन्यूअस होता है, असतत रूप से आता है। और इसी छोटे छोटे टुकड़ा को, इसी छोटे छोटे टुकड़ा को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। और फोटोन सिद्धांत कौन दिया था? लाइट को लेकर के फोटोन सिद्धांत कौन दिया बोलो तो आइंस्टीन और प्लांक ने दिया था। लेकिन याद रखिएगा, आज तक ऐसा कोई माई का लाल धरती पर पैदा नहीं लिया जो लाइट के पूरी नेचर को बता सके जी। आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक धरती पर नहीं आया जो लाइट की पूरी प्रकृति को बता सके। लेकिन काफी हद तक जो फोटोन थ्योरी है वो लाइट के प्रॉपर्टीज को, लाइट के नेचर को बताने में हेल्प करता है। तो अभी तक की डेट में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए तो कौन होगा बोलो तो आइंस्टीन वाला। कौन सा थ्योरी है? फोटोन थ्योरी। लेकिन यह थ्योरी भी लाइट के नेचर को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और यही कारण है कि रिसर्च जारी है, खोज जारी है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेचर ऑफ लाइट पूरा मामला क्लियर हो गया होगा। पहले आता है फर्स्ट नंबर में प्लूटो, सेकंड नंबर में न्यूटन, थर्ड नंबर में आता है हाइजेन, फोर्थ नंबर में आता है मैक्सवेल, और पांचवा नंबर में आता है बच्चों आइंस्टीन प्लांक। उम्मीद करता हूं नेचर ऑफ लाइट पूरी तरह से कहानी खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों इसके बाद वाले में। अगला जो हमारा पार्ट है, देखना मैं किस तरीके से आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं, इसी पैटर्न में सेट करना। एक बार अपने को थ्योरी, एडवांस भी हो जाएगा। बहुत बेसिक हुआ ना तो एडवांस बहुत आसान है। मतलब आप लोग 80% काम कर लोगे बेसिक पढ़ के, क्योंकि एडवांस ज्यादा टफ नहीं रहेगा, केवल 10-15%, 20% रहेगा। आगे चलते हैं इसके बाद बच्चों। अगले नंबर में बिहेवियर ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यवहार। हेडिंग डाल लें आप लोग सभी लोग, प्रकाश का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ लाइट, बिहेवियर ऑफ लाइट। बच्चों अगर मैं लाइट के बिहेवियर को लेकर के बात करूं तो कुछ फैक्ट याद करना है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग चीज है, कुछ फैक्ट याद रखना है। पूरी थ्योरी का निचोड़ देखना है कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। बिहेवियर ऑफ लाइट के संबंध में पहला नंबर का पॉइंट, फर्स्ट नंबर का पॉइंट, पहला नंबर का पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा कि लाइट का वेलोसिटी क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। याद रखें अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट पहले देखेंगे अपन एयर या वैक्यूम में। ए फॉर एयर, वी फॉर वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, है ना, माने हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल दोनों में बराबर होता है अप्रोक्स, इसलिए दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो हवा या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है बच्चों, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर मैं इसको याद रखना, गलती से किलोमीटर पर सेकेंड मत लेना, पाप पड़ेगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो याद रखे बच्चों, ये कितना हो जाएगा बोलो तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। याद हो जाएगा। तो याद रखे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। गजब हो गया। क्या गजब का नेचर है ना। नेचर से बड़ा वैज्ञानिक आज तक कोई हुआ ही नहीं। आज तक इंसान ऐसा कोई भी
डिवाइस नहीं बना है जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है जी। धरती से चंद्रमा तक के बीच का जो दूरी है लगभग 3 लाख किलोमीटर, उससे थोड़ा सा ज्यादा है ना, 3 लाख किलोमीटर अप्रोक्स मान के चल लो। इसीलिए चंद्रमा से पृथ्वी तक लाइट को आने में केवल 1 सेकेंड लगता है। जिस चंद्रमा में जाने में आज नासा को भी 3 दिन लग जाता है ना, वहां से लाइट 1 सेकेंड में आ जाता है। अब भगवान से कैसे तुलना करेंगे इंसान का, सोच के देखो आप। अबे नेचर बहुत एडवांस है इंसानों से। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बच्चों। अगले नंबर में, सेकेंड नंबर में याद रखें दूसरा नंबर का पॉइंट, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल इस बार आपको देखना है वाटर में, पानी में। पानी में याद रखें आप, एक बात अच्छे दिमाग में सेट कर लेना कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ता है, घनत्व तो बढ़ता है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाता है। तो डेंसिटी के इंक्रीज होने पर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाते हैं। ध्यान से देखो आप, पानी आ गया, घनत्व तो बढ़ गया, तो प्रकाश का चाल कम हो जाएगा। बच्चों यहां पर जो लाइट की वेलोसिटी होता है वो होता है 2.25, क्या चीज, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बोले तो 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। याद हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा जी। उम्मीद करता हूं दिमाग में सेट हो गया होगा बच्चों। दूसरा के बाद तीसरा नंबर में, थर्ड नंबर में, तीसरा नंबर में याद रखें आप, अगले नंबर में प्रकाश को ना अर्थ से, ई फॉर अर्थ, अर्थ से सन तक आने में, ई फॉर अर्थ, एस फॉर सन। तो लाइट, सॉरी गलत लिख दिया मैं, सन से अर्थ में आने में, क्या बोला मैं, लाइट को सूरज से अर्थ तक आने में, लाइट को सूरज से धरती तक आने में बच्चों कितना समय लगता है, टाइम लगता है। तो याद रख लें आप, 8 मिनट 20 सेकेंड, 19 पॉइंट समथिंग होता है, मान के चलते 20 सेकेंड। लेकिन याद नहीं होता, इसको पूरा सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। 8 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा बोलो तो, 480। तो यहां पर हो गया 480 सेकेंड, यहां पर 20 सेकेंड, टोटल कितना हो गया, 500 सेकेंड। अब ये सबको याद हो जाएगा। तो याद रखें, सूरज से पृथ्वी तक लाइट को आने में टोटल 500 सेकेंड का समय लगता है बच्चों। अगले नंबर में, इसके बाद अगले नंबर में पूछा जाएगा, मून से, एम फॉर मून, मून से अर्थ तक आने में, मून माने चंद्रमा, तो चंदा मामा से धरती तक आने में लाइट को कितना टाइम लगता है। एग्जैक्ट जो टाइम होता है बच्चों 1.28 सेकेंड होता है। 1.28 सेकेंड, इसको लगभग आप मान सकते हो 1.30 सेकेंड, या और लगभग मोटा मोटी मान सकते हो 1 सेकेंड लगता है। समझ में आया? तो एग्जैक्ट होता है 1.28 सेकेंड होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आप लोग को याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहां तक चीजें याद हो जाएगा। एक बार कमेंट करें और बताएं, एक बार कमेंट करें और बताएं। चलो अगले नंबर में चलते हैं। एक बात तो क्लियर हो गया, चौथा के बाद पांचवा नंबर के पॉइंट में, पांचवा नंबर के पॉइंट में बताइए, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रहा है, घनत्व तो बढ़ रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रहा है बोलो तो, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रहा है बच्चों। ध्यान समझना, दिमाग में सेट करना। तो डेंसिटी के इंक्रीज होने पर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाता है। और यहां पर डेंसिटी के लिए एक मोटा मोटी टर्म यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो याद रखें आप, इसके लिए एक और टर्म यूज करता है, आगे चल के रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में आएगा। तो यहां पर घनत्व के लिए एक टर्म यूज करते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं म्यू। तो याद रखें आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट, क्या बोला मैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रहा है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रहा है। मतलब यह हुआ कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक की बातें याद हो जाएगा। आगे चलते, पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में सेट करते चलना है अपने को, ठीक। आगे चलते बच्चों, याद रखें आप, श्वेत प्रकाश में ना, क्या बोला मैं, श्वेत प्रकाश में, अच्छे से दिमाग में सेट करना, श्वेत प्रकाश में टोटल कलर इक्वल टू, टोटल कलर इक्वल टू
7। आप ध्यान से एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत सिंपल चीजों को भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक बार जब दिमाग में सेट होता है ना तो उससे अलग कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा नहीं कि 7 रंग सबको पता है तो मैं छोड़ दिया, नहीं, सिस्टमेटिक, बेसिक माने बेसिक। तो याद रखें आप, यहां पर टोटल कलर कितना होता है? 7। तो याद रखो व्हाइट लाइट में टोटल कलर कितने होंगे? 7। अब ये 7 कलर को लेकर क्या क्या सवाल पूछा जाता है, पहले मैं 7 कलर को लिख देता हूं सीक्वेंस में, फिर बता दूंगा। सबको पता होगा ये 7 कलर क्या होता है? बैजा नीह पीनाला पढ़े होगे, बैगनी है ना, इंग्लिश बोलते हैं वायलेट। अगले नंबर में जामुनी, बैजा इंडिगो बोलते हैं, आई फॉर इंडिगो। बैजा नीह, नी से नीला, ब्लू हो जाएगा। बैजा नीह, ह से हो जाएगा हरा, नीह। पी नाला, पी से पीला, फिर ना से नारंगी, लाल से मेरे लाल। याद हो जाएगा? तो उम्मीद करता हूं आपको 7 कलर याद हो जाएगा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना। बै जा नी ह पी नाला, इतना तो सभी लोग पढ़े होंगे। अब देखना मेरी बात को समझना बच्चों, एक बात याद रखें आप, जैसे जैसे मैं आपको ट्रिक याद रखना, थोड़ा दिमाग में सेट कर लेना। जैसे जैसे हम लोग बैला की तरफ जा रहे हैं, बैला मने इमेजिन करो, बै ला, याद हो जाएगा। तो जैसे जैसे अपन बैला की तरफ जा रहे हैं, बैला, बैगनी से लाल की तरफ जाते हैं, केवल एक चीज इंक्रीज होता है, बाकी सभी कुछ डिक्रीज हो जाते हैं। क्या बोला मैं? जैसे जैसे हम बैगनी से लाल की तरफ जाते हैं, केवल एक चीज बढ़ता है, बाकी सभी घट जाते हैं। कौन कौन सा कौन बढ़ता है? तो याद रखें, जैसे जैसे हम बैगनी से लाल की तरफ जाते हैं, अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, इंग्लिश बोलेंगे लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लेमडा। वेवलेंथ बढ़ता है, तरंग लंबाई बढ़ता है, और बाकी सभी घट जाते हैं। बाकी सभी में कौन कौन आएगा? याद कर लेना, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, नाम सुने होंगे, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, न्यू। अगले नंबर में मास, द्रव्यमान, मास। अगले नंबर में पहले याद हो जाएगा, आवृत्ति घट जाएगा, द्रव्यमान घट जाए, द्रव्यमान मतलब मास, वजन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आवृत्ति डिक्रीज हो जाएगा, द्रव्यमान। उसी क्रम में बच्चों अगले नंबर में आ जाता है ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा कम हो जाता है। और एक और शब्द आता है, अच्छे दिमाग में सेट कर लेना, आगे चल के पढ़ाऊंगा, नाम है उसका स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। बच्चों याद रखें आप, जैसे जैसे हम लोग बैगनी से लाल की तरफ जाते हैं, वेवलेंथ बढ़ता है, लेकिन 4 चीजें, आवृत्ति, द्रव्यमान, ऊर्जा और प्रकीर्णन, इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, मास, एनर्जी और स्कैटरिंग, ये चारों चीजें घट जाता है। याद हुआ? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस रंग का वेवलेंथ ज्यादा होगा, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, किसका मास ज्यादा होगा। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा। अब बताओ, एक बात सवाल है कि एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा। मैं बोला कि जब से जैसे मैं बैगनी से लाल की तरफ जा रहा हूं, एनर्जी घट रहा है, माने इधर घटते 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 यहां पर मिनिमम हो जाएगा। तो यहां पर मिनिमम मतलब यहां पर मैक्सिमम। तो याद रख लें आप, ये चारों के चारों, तो आवृत्ति, द्रव्यमान, ऊर्जा और प्रकीर्णन अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। इसके बाद भी समझ नहीं आएगा तो मैं एक और बात बता दे रहा हूं, देखिए इधर आप, ये चारों के चारों बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम किस में होंगे और मिनिमम किस में होंगे, अब बता दो आप। जैसे जैसे बैगनी से लाल की तरफ जा रहा हूं तो लगातार क्या हो रहा है, आवृत्ति, द्रव्यमान, ऊर्जा और प्रकीर्णन, फ्रीक्वेंसी, मास, एनर्जी और स्कैटरिंग घट रहे हैं। तो यहां पर होगा मिनिमम। तो ये चारों मिनिमम किस में होंगे? मिनिमम किस में होंगे? लाल रंग में होंगे। किसी को दिक्कत है क्या? ये चारों के चारों मैक्सिमम किस में होंगे? बैगनी में होंगे। बैगनी में होंगे। बताओ कहानी समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? एग्जाम में पूछा जाता है किस रंग का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, बैगनी का कि लाल का, तो जवाब क्या होगा? बैगनी। आगे चलता हूं मैं बच्चों, अगले नंबर में तरंग दैर्ध्य को लेकर के बात करें तो तरंग दैर्ध्य में भी वही 2 बातें पूछा जाएगा, किसमें मैक्सिमम होगा और किस में मिनिमम होगा। अब खुद बता दो, मैक्सिमम किस में होगा? लाल में। कोई दिक्कत है क्या? और मिनिमम किस में होगा? अगर आपसे पूछ ले मिनिमम किस में होगा, तो बैगनी में होगा। कोई दिक्कत है क्या? मिनिमम किस में होगा? बैगनी में।
बताओ कहानी समझ में आएगी नहीं? तो इस तरीके से सवाल पूछा जाता। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि श्वेत प्रकाश में कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम, अगर क्रम भी बना दे तो आप लोग बता पाओगे। अब सवाल उठता है क्यों घट रहा है? मेरी बात को समझना। एक फॉर्मूला है बच्चों, आगे चल के इससे न्यूमेरिकल भी अपन करने वाले हैं। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है? आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे, E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। इसमें बता दे रहा हूं मैं आपको, और मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान समझना, और आपको बेसिक से बता रहा हूं। जैसे सूरज होता है बच्चों, ध्यान समझना, ये सूरज है। सूरज से जो लाइट होता है अर्थ तक कैसे पहुंचता है ना? अर्थ तक कैसे पहुंचा? मैं भी बताया था, ऐसा छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में आता है, बताया। मतलब यह हुआ कि जो लाइट होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, असतत होता है। यह बात समझ में आ गई? डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर यहां पर देखोगे ना तो एक एक पार्ट को, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट, इसी पार्ट को, इसी को बोलते हैं फोटोन। ऊर्जा का बंडल होता है, बंडल। जैसे सब्जी दुकान में जाओगे तो अगर आप गोभी लिए तो उसको एक पॉलिथीन में पैक कर देगा, मिर्ची लिए तो उसको पैक कर दिया, आलू लिए तो उसको पैक कर दिया, टमाटर लिए तो उसको पैक कर दिया। वैसे ही छोटे छोटे सूरज से जो एनर्जी निकल रहा था एक ही बार नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? जैसे गुपचुप खाते हो तो गुपचुप वाला पहले एक बार डाला, फिर दूसरा बार डाला, फिर तीसरा, एक ही बार दे दिया क्या? पूरा उठा के ठूस दिया पेट में क्या? नहीं ना। वैसे सूरज से जो एनर्जी निकलता है एक ही बार नहीं निकलता, छोटे छोटे टुकड़ा के रूप में निकलता है। जैसे बरसात बादल से बूंद गिरता है ना, टुकड़े टुकड़ा, वैसे ही एनर्जी जो आता है छोटे छोटे बंडल के रूप में, एनर्जी के पैकेट के रूप में आते हैं, और उसी पैकेट को बोलते हैं PHOTON, फोटोन बोलते हैं बच्चों। और याद रखें आप, फोटोन क्या है? ऊर्जा का बंडल है। क्या है? एनर्जी का पैकेट है बच्चों, पैकेट है, एनर्जी का पैकेट है। पहली बात याद रखें, फोटोन जो होता है, दूसरी बात, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, विराम द्रव्यमान रुक जाए तो रेस्ट मास जो होता है बच्चों 0 होता है। लेकिन फोटोन जब गति करता है, याद रखें आप, फोटोन जब गति करता है, याद रखें क्या बोला? फोटोन जब गति करता है तो मास डज नॉट इक्वल टू 0। तो फोटोन जब गति करता हुआ धरती पर आता है तो उसका वेट 0 नहीं होता, उसका मास 0 नहीं होता। जब वो रुक जाता है तो उसका मास 0 होता है। याद हो जाएगा? धीरे धीरे पॉइंट को दिमाग में सेट करते चलो। और बच्चों अगले नंबर में, इसके बाद वाले में, इसका वेग को लेके बात करूं, वेग माने वेलोसिटी, स्पीड को लेके बात करूं, तो लाइट की स्पीड के बराबर होता है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होगा। बोले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अबे जिस स्पीड से लाइट आएगा उसी स्पीड से तो फोटोन भी आएगा, वरना पता चला फोटोन पीछे छूट गया। तो स्पीड ऑफ फोटोन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। और अंतिम बात बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, लास्ट का पॉइंट अलग कलर में लिख रहा हूं, एनर्जी ऑफ ENERGY, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू होता है h न्यू। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू h न्यू, और एनर्जी को अपन E से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए आ गया E इक्वल टू h न्यू। अब समझ में आया? ये कहानी क्लियर हुआ? तो नाम क्या पड़ गया? देखना, एक एक चीज को समझा रहा हूं मैं आप लोग को। तो E इक्वल टू जब अपन h न्यू लिखते हैं, h यहां पर प्लांक कांस्टेंट है, आगे चल के इसको बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, अभी बेसिक चीजें चल रहा है। h यहां पर प्लांक कांस्टेंट है और न्यू यहां पर क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। समझ में आ गया? और अगले नंबर बच्चों इसके बाद वाले में याद रखें आप, यहां पर लिख दे रहा हूं, चूंकि न्यू इक्वल टू होता है C/λ। क्यों होता है एडवांस में बताऊंगा, अभी नहीं, एक ही बार सब बता दूंगा ना तो वही बात हो गया, कितना भी अच्छा खाना हो एक ही बार खिला दोगे तो उल्टी हो जाएगा। समझ में आया? तो न्यू इक्वल टू होता है C/λ, है ना। अब मैं यहां पर न्यू की जगह रखूंगा तो क्या बन जाएगा? H पहले से था, C आ गया और अपॉन λ। E इक्वल टू h न्यू इक्वल टू HC/λ इक्वल टू क्या होगा? MC का स्क्वायर। समझ में आया? ये फॉर्मूला याद, MC का स्क्वायर, ये सब देखेंगे अपन आगे चल के पढ़ेंगे, तो अभी नहीं।
जरूरत जैसे जैसे आते जाएगा पढ़ते जाएंगे। बच्चों ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में सेट कर लेना, यहां से अपन आगे चल के न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो E इक्वल टू एच नी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू MC का स्क्वायर। दिमाग में सेट हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो। आप एक बात मैं आपको बता दूं, जिसको जिसको मैं यहां पर सर्कल में पैक कर रहा हूं बच्चों, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब वो बदलेगा नहीं, और जो नहीं बदलता उसको नियत मान लेते हैं अपन, है ना। तो ध्यान से देखो, आप यहां पर जिसको जिसको मैं कोष्टक में बंद कर दिया, डब्बा में बंद कर दिया, वो नियत है। और फिजिक्स कहता है जब किसी चीज को नियत मान करके हटा दिया जाता है तो बराबर के जगह में प्रपोजनल का साइन लग जाता है, समानुपाती का चिन्ह लग जाता है। ये नियत है, कभी नहीं बदलेंगे, दुनिया में कहीं नहीं बदलेंगे, चाहे इसको कहीं भी ले जाओ, वो बदलने वाले नहीं है। अब जब जैसे मुझको कांस्टेंट माना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू यहां पर क्या जाएगा, समानुपाती का चिन्ह, क्योंकि इसको मैं नियत मान लिया, इक्वल टू न्यू प्रपोजनल टू 1 अपॉन, ये दोनों ऊपर से गायब हो गए, नीचे क्या हो गया 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या होगा, M यहां पर क्या है नियत हो गया, C का स्क्वायर, इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए अपने को, समानुपाती C का स्क्वायर। अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो और मैं आपको आगे बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहां पर देखें आप बच्चों, E4 है एनर्जी, बोले तो ऊर्जा। न्यू 4 जो है बच्चों वो है आवृत्ति, और लेमडा मतलब हो जाएगा तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। और बच्चों अगले नंबर में C जो है ये प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग है जी, प्रकाश का वेग। बात को समझना। अब देखो आप मेरी बात को समझिएगा, जैसे मैं बोला है ना, एक मिनट रुकिएगा, यहां पर द्रव्यमान, प्रकाश का वेग भी नहीं बदलेगा, द्रव्यमान भी नहीं बदलता। तो अगर मैं द्रव्यमान को लेना चाहूं अगर नियत में, और एक बात और आगे इससे बढ़ा सकते हैं, अगर मैं समानुपाती M भी कर सकता हूं, कैसे, क्योंकि इसको भी तो लिया जा सकता है, क्योंकि द्रव्यमान भी मैं पीछे बताऊं आप लोग, अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैं लास्ट में द्रव्यमान को भी जिक्र किया हूं। देखो यहां पर मास को लेकर जिक्र किया हूं, तो ये काम करते हैं, फॉर्मूला में मास भी लेकर के आ जाते हैं। अब ध्यान से देखो, आप यहां पर M क्या है बोलो तो मास हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। अभी भी कहानी क्लियर नहीं है, ध्यान से देखना, आप समझना, द्रव्यमान हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला पे पूरा फोकस करो, आप क्या लिखता है। एक चीज देखो, आप वेवलेंथ पे पूरा फोकस करो। फिजिक्स कहता है नीचे में जो चीज रहता है अगर वो बढ़ गया तो ऊपर वाले सब घट जाएंगे। उल्टा करो, अगर नीचे वाला घट गया तो ऊपर वाले सब बढ़ जाएंगे। ध्यान से देखो, आप पूरा फोकस मेरे तरफ होना चाहिए। बताओ ये क्या लिखा है, तरंग दैर्घ्य। अब बताओ, जैसे जैसे मैं बैला की तरफ आ रहा था, बैगनी से लाल की तरफ आ रहा था, वेवलेंथ बढ़ रहा था, तो बाकी सब कुछ घट जाएगा। ये ऊपर में आवृत्ति तो ये भी घट जाएगा, ऊपर में एनर्जी तो ये भी घट जाएगा, ऊपर में प्रकाश का वेग तो ये भी घट जाएगा, ऊपर में मास तो ये भी घट जाएगा। अब उस कहानी का मतलब आप लोगों को समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था। ये तो हो गया, इसको बता दिया मैं, लेकिन इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद कर लेना, धीरे धीरे चीजें सब कुछ याद हो जाएगा। तो फिर से बता दे रहा हूं मैं, कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जब हम बैगनी से लाल की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ तो बढ़ जाता है ना, बोले तो हिंदी में बोला जाए तो तरंग दैर्घ्य तो बढ़ जाता है, लेकिन सब कुछ घट जाता है। देखो ना, ये नीचे है और ये बाकी जितना है सब ऊपर में है, तो ये बढ़ेगा तो ये बाकी सभी घट जाएंगे। अब समझ में आया कि तरंग दैर्घ्य बढ़ता था तो बाकी सभी क्यों घटते थे, क्योंकि ऊपर आते ही हम लोग फॉर्मूला में। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप लोग को पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे चलते बच्चों इसके बाद वाले में, अगले नंबर में। यहां पर यह वाला सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, याद रख ले अच्छे से, है ना। बिहेवियर ऑफ लाइट बच्चों, तो पहला बताया नेचर ऑफ लाइट, नेचर के बाद दूसरा नंबर में बिहेवियर ऑफ लाइट, और बच्चों बिहेवियर के बाद थर्ड नंबर में आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकाश के गुण। तो तीसरा नंबर में, थर्ड नंबर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। अगर मैं प्रकाश के गुण को लेकर के बात करूं, बात को समझना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट को लेकर के बात किया जाए, प्रकाश के गुण को लेकर के बात किया जाए, प्रकाश के गुण को लेकर के बात किया जाए, तो सबसे शुरू में जो गुण होता है, नाम बता देता हूं 2-4 ठो,
यहीं पर फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कौन कौन से इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। एक तो होता है परावर्तन, है ना, परावर्तन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। बच्चों परावर्तन के बाद अगले नंबर में होता है अपवर्तन, अपवर्तन, है ना, रिफ्रैक्शन। अगले नंबर में परावर्तन, अपवर्तन। एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR बोलते हैं इसको शॉर्ट में। बच्चों अगले नंबर में तीसरा के बाद चौथा नंबर में, फोर्थ नंबर में हो जाएगा, नाम अभी जस्ट बताया था, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, याद हो जाएगा ना। अगले नंबर में इंटरफेरेंस, विवर्तन, है ना। चलो अभी डॉट डॉट कर दे रहा हूं, डॉट 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 ETC। इतना आपको सेट करना है। और आपके एग्जाम में मैं अगर वर्ग 2 को लेके बात करूं, प्रयोगशाला को लेके बात करूं, तो यहां पर 2 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको काफी डिटेल में दिया है क्लास 10th में। इसको यहां पर हमको पूरा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। जहां भी NP लिखूं समझ जाना, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, यहां पर पूरा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। और बाकी जो बच गया इधर बच्चों, यहां पर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है, प्लस अगले नंबर में एडवांस कॉन्सेप्ट देखना है। इसका एडवांस कॉन्सेप्ट देखना है। समझ में आया? जरूरत पड़ेगा तो 2000 वहां पर न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि पढ़ना कैसे। यह भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमको पढ़ते चलना है, किस तरीके से दिमाग में सेट करना है, तब जाके आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा चीजें। ठीक है, तो एक एक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा हेडिंग होगा परावर्तन। तो आज हम लोग परावर्तन का बेसिक पढ़ेंगे। कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कल भी पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद लगे हाथ इससे रिलेटेड जितना न्यूमेरिकल बनता है, मिरर फॉर्मूला आएगा, जितने फॉर्मूला से जितने सवाल बनते हैं सारे अपन कर लेंगे। चलिए, तो हमारा अगला हेडिंग होगा बच्चों परावर्तन। तो हेडिंग डालें आप लोग परावर्तन, परावर्तन। आज ज्यादा डिटेल में देखेंगे और थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को, क्योंकि पहला दिन है, ज्यादा पढ़ा दूंगा वो भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हेडिंग डाले परावर्तन। सबसे पहली बात क्या है, समझना ध्यान से मैं कैसे समझा रहा हूं। सबसे पहली बात क्या है परावर्तन, याद करना आप लोग बचपन वाला। ये मान के चलो कोई चिकनी सतह है, चिकनी सतह है ना, स्मूथ सरफेस या रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्ती सतह या परावर्तक सतह, टर्म को पकड़ना, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक, जैसे इस सरफेस में बच्चों लाइट आकर के टकराया, तो टकराने के इसका बाद इसका अधिकांश भाग, पूरा का पूरा तो नहीं, मैक्सिमम पार्ट, अधिकांश भाग उसी मीडियम में लौट गया, और इसी घटना को बोलते हैं परावर्तन। इतना पता होगा। आने वाली किरण को बोला जाता है आपतित किरण, इंग्लिश हिंदी दोनों में टर्म याद रख लेना। इसको बोलते हैं बच्चों आपतित किरण। ये सब याद रहेगा तभी जाकर के आप न्यूमेरिकल बना पाएंगे। डायरेक्ट न्यूमेरिकल में डायरेक्ट एडवांस नहीं कूदना अपने को। इंग्लिश बोलते हैं इंसिडेंट रेज, IR लिखूंगा बार बार, और जो आएगी वो जिंदगी में आएगी, जो जाएगी भी है ना। तो आपतित किरण जब रिफ्लेक्ट हो जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। बच्चों इंग्लिश बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो आपतित किरण इंसिडेंट रेज IR, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रेज RR। और बच्चों याद रख लेना आप लोग, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं एक लाइन जो कि सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब यहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इसका नाम है बच्चों नॉर्मल, हिंदी में कहते हैं अभिलंब। अभिलंब इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मल। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गया होगा। नॉर्मल जो होता है हमेशा रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, बड़ा सिंपल सी बात है। बताइए, परावर्तन की घटना में क्या मीडियम चेंज होता है? क्या नहीं होता है ना, मीडियम नहीं बदल रहा है। देखो मीडियम वही है, जिस मीडियम से आया आ रहे उसी मीडियम में चला गया।
जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में चला गया, लेकिन अभिलंब के दूसरे साइड से होकर गुजरा है। टर्म को समझना, एक एक छोटा छोटा चीज ही आगे चल के आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेगा। तो बच्चों याद रखें आप अगले नंबर के पॉइंट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देख लो कितने बार मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगाया हूं। याद रखें आप, परावर्तन में ना, परावर्तन में कभी भी आवृत्ति, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, न्यू। अगले नंबर में आवृत्ति के बाद चाल, चाल बोले तो स्पीड, है ना, याद हो जाएगा। आवृत्ति, चाल चेंज नहीं होता, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो याद रखो, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, तरंग दैर्ध्य भी नहीं बदलता। आवृत्ति, चाल, तरंग दैर्ध्य, स्पीड, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, लैम्डा। याद रखें बच्चों, हमेशा नियत रहता, नहीं बदलता, नियत रहता है। क्या बदल जाता है? तो याद रखें आप, तीव्रता पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तीव्रता पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। मतलब इंटेंसिटी जो होता है सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है जी। तीव्रता, अगर इसकी सरफेस का नेचर अच्छा है, शाइनिंग वाला है, तो ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, कम है थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो याद रखें आप, परावर्तन की घटना में देख लेना कितने बार वेरी इंपॉर्टेंट लगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परावर्तन की घटना में फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ, तीन चीजें, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ कभी चेंज नहीं होते, हमेशा नियत होते हैं, क्योंकि मीडियम सेम रहता है। लेकिन तीव्रता जो होता है सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी जो होता है प्रकाश की पृष्ठ की तीव्रता पर निर्भर करती है, पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। उम्मीद करता हूं आपको क्या है समझ में आ गया होगा। अगले नंबर में क्या है के बाद नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। अगले नंबर में परावर्तन के दूसरा नंबर के पॉइंट में, है ना, मैं थोड़ा थोड़ा और बता देता हूं। यहां पर ये पॉइंट हो गया ना, इसको आप नोट लगा लें, नोट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर बच्चों, सेकंड नंबर में, दूसरा नंबर में नोट का सेकंड नंबर का पॉइंट, इमेजिन करिए आप, ये हो गया सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये हो गया इंसिडेंट रेज, शॉर्ट में लिखूंगा समझ जाना। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रेज, आर आर। रिफ्लेक्टेड रेज हमेशा किधर रहेगा, इस साइड रहेगा, दिमाग में सेट हो रहा है ना, इधर होगा। ये हो गया नॉर्मल। याद रखें आप, टर्म को पकड़ना, ये हो गया इंसिडेंट रेज। नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में जो कोण बनता है बच्चों, ये वाला नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में बोलते हैं एंगल ऑफ आई, आपतन कोण। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ आर, रिफ्लेक्टेड कोण। ठीक है, याद हो जाएगा। दूसरी बात बच्चों, तीसरा नंबर में, थर्ड नंबर में, अगर मान के चलो कि सरफेस है और लाइट डायरेक्ट इसके ऊपर आकर के टकराया तो सीधा उसी पे निकल जाएगा। मतलब यह हुआ कि यदि लाइट लंबवत आता है, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत अगर सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो अपने ही रास्ता को फॉलो करता हुआ बाहर निकल जाता है। मतलब जिधर से आया उधर निकल गया। याद हो जाएगा। तो जब भी लंबवत आएगा तो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते में चल जाएगा। बेसिक बेसिक छोटा छोटा टर्म को दिमाग में सेट करो। चलो अगले नंबर में, परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम बच्चों। अगले नंबर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम को लेकर के बात करना है। याद रखें आप, दुनिया में परावर्तन के केवल दो ही नियम होते हैं जी। फिर से बोल रहा हूं, बेसिक चल रहा है अभी। तो परावर्तन के केवल दो ही नियम होते हैं। इतना बड़ा दो बना दिया कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। परावर्तन केवल दो ही नियम होते हैं। कौन कौन से दो नियम होते हैं बच्चों? इसमें पहला नंबर में होगा, फर्स्ट नंबर में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। मतलब आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब यह हुआ कि अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण 50 डिग्री है तो वो भी 50 होगा। माने आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। न्यूमेरिकल में यूज होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला बात बच्चों। दूसरा नियम, नंबर का नियम कहता है, इमेजिन करना आप कि यहां पर थोड़ा सा मैं पीछे जाकर बता देता हूं। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज।
इसको बोलते हैं नॉर्मल। तीनों एक ही प्लेन में है, देखो एक ही तल में है। तो दूसरा नियम कहता है कि इंसिडेंट रेज IR, अगले नंबर में रिफ्लेक्टेड रेज है ना, परावर्तित किरण, वह N नॉर्मल, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या बोला हमें? तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये सब आगे चल के न्यूमेरिकल में यूज होगा, दिमाग में सेट करते चलना है प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से आज के क्लास में अगर आप नोटिस किए होंगे तो मैं लाइट के नेचर को लेकर के बात किया, लाइट के बिहेवियर को लेकर के बात किया, प्रॉपर्टी, अगले नंबर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट या प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण को लेकर के बात किया। और प्रकाश के गुण में पहला देखे अपन परावर्तन, और परावर्तन में देखे परावर्तन क्या है, अगले नंबर में परावर्तन के नियम, और अगले नंबर बच्चों इसके बाद वाले में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा है ना, अगले नंबर में आ जाएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान समझना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट फैक्ट अच्छे से दिमाग में सेट करो। एक एक पॉइंट को, टाइम हो चुका है 6:20। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के बात करते हैं। ज्यादा हो जाएगा क्या? चलो कोई बात नहीं, आज ही तक पढ़ते हैं। कल वाले क्लास में क्या करने वाले हैं पर ध्यान समझना। ये जो भी अपन परावर्तन के नियम देखे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखे, या यूं कहूं कि अगले नंबर में अपन रिफ्लेक्शन जाने, उसका एप्लीकेशन देखना है, प्रयोग देखना है कि किस तरीके से वहां से बहुत सारे बिंदु निकल के आता है, कैसे पॉइंट निकल के आता है, कैसे उससे कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, वो सारा बात करेंगे अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट में। कल के क्लास में अपन बात करेंगे, ठीक है? तो कल यहां तक पढ़ेंगे। हो सकता है कि कल के क्लास में अपन न्यूमेरिकल में भी एंट्री कर दें। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, बीच में कोई ऐसा फॉर्मूला मिला जिससे हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको भी पढ़ते चलेंगे, फिर एडवांस में और एडवांस लेवल पर आपसे करवाऊंगा सवाल, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।